हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आप सबका हिस्ट्री के जरा हट के क्लास में मैं स्वागत करता हूं। तो आज का जो बिंदु हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है मगध में मौर्य वंश की स्थापना तथा मौर्य सम्राटों का संक्षिप्त परिचय। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मगध में मौर्य वंश की स्थापना के साथ ही मौर्य युग का आरंभ हुआ और इसके परिणाम स्वरूप भारत के क्रमबद्ध प्रामाणिक इतिहास का भी सूत्रपात हुआ। तो इसी काल से भारत में राजनैतिक एकता के युग का भी श्री गणेश होता है। तो मौर्य वंश मगध का पहला राजवंश था जिसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना के साथ ही भारत में राजनैतिक एकता स्थापित किया। इस वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने 321 ईस्वी पूर्व में मगध में नंद वंश के शासन का अंत कर मौर्य वंश की नींव रखी थी। उसने तत्कालीन मगध के शासक नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित किया और मगध पर अधिकार करके और मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। यह राजवंश मगध का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था जो 187 ईस्वी पूर्व तक कायम रहा था। अर्थात प्राचीन भारत में मौर्य काल 321 ईस्वी पूर्व से 187 ईस्वी पूर्व तक था। इस काल में मौर्य वंश के जो प्रमुख सम्राट हुए थे उनके उपलब्धियों के साथ इस वीडियो में उनका संक्षिप्त परिचय मैं देने जा रहा हूँ। सबसे पहला सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश के संस्थापक भी थे। तो आइए इसके विषय में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का ही नहीं बल्कि सार्वकालिक महान सम्राटों में प्रथम भारतीय सम्राट था, जिसने भारत में छोटे छोटे राज्यों को समाप्त कर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी और एक राजनैतिक एकता कायम की थी। हालांकि विद्वानों के बीच में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन, उसकी जाति और उसके माता पिता के विषय में पर्याप्त मतभेद हैं। कुछ इतिहासकार, कुछ विद्वान उसे निम्न जाति का मानते हैं, जैसा कि मुद्रा राक्षस ग्रंथ जो विशाख दत्त के द्वारा रचित है, उस ग्रंथ में उसे वृषल और कुलहीन कहा गया है। वहीं दूसरी ओर हम बौद्ध ग्रंथों में उसे उच्च कुल का मानते हुए उसे उच्च कुल का माना गया है। तो आधुनिक इतिहासकारों ने भी चंद्रगुप्त को क्षत्रिय माना है, जो कि पिपली वन के शाक्यों की मौर्य शाखा से संबंधित थे। तो चंद्रगुप्त का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ऐसा माना गया है। इसके पिता का नाम स्वार्थ सिद्धि मौर्य तथा माता का नाम मूरा मौर्य था। अब बचपन में ही उसकी प्रतिभा को पहचान कर चाणक्य ने उसे शिक्षा देने के उद्देश्य से तक्षशिला ले गए थे। वहीं युवावस्था तक चाणक्य के सानिध्य में ही रहते हुए उसने सैन्य, राजनीति आदि की शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्राप्त की थी और चाणक्य की सहायता से ही उसने सिकंदर की मृत्यु के बाद पश्चिमोत्तर भारत की अव्यवस्था का लाभ उठा करके उसने अपना राजनीतिक जीवन आरंभ किया था। आइए देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां क्या थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन काल में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करते हुए सबसे पहला उपलब्धि उसने पंजाब पर विजय प्राप्त करके की थी। तो 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के बाद पंजाब में यूनानी शक्ति आपसी मतभेदों के कारण कमजोर हो गया था। सिकंदर की जैसे मृत्यु हुई तो उसके जितने भी सेनापति थे सिकंदर द्वारा विजित प्रदेशों को लेकर के उनमें आपस में खींचतान होना आरंभ हो गया था, जिसके कारण आपसी मतभेद उनमें उभरे और उनकी शक्ति कमजोर होती जा रही थी। जबकि छोटे छोटे राज्य चंद्रगुप्त के नेतृत्व में एकजुट हो रहे थे। अर्थात एक ओर जहां यूनानी शक्ति कमजोर हो रही थी, वहीं चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में उस क्षेत्र में स्थित छोटे छोटे राज्य एकजुट हो रहे थे। तो जिससे पंजाब पर 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त ने
विजय प्राप्त की, और इसकी पुष्टि यूनानी इतिहासकार जो जस्टिन है उसने भी की थी। इसी प्रकार मगध का विजय या मगध पर विजय प्राप्त करना चंद्रगुप्त मौर्य की बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो 321 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मगध पर अधिकार किया और भारत में सबसे शक्तिशाली सम्राट बन गया, क्योंकि मगध उस समय सर्वशक्तिशाली और सबसे विशाल साम्राज्य था। इसी तरह उसकी तीसरी प्रमुख उपलब्धि पश्चिमी भारत पर विजय प्राप्त करना था। इस बात का प्रमाण हमें अशोक के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय गवर्नर पुष्यगुप्त द्वारा सुदर्शन झील पर बांध बनाने का वर्णन मिलता है। इसी तरह चंद्रगुप्त मौर्य की अगली उपलब्धि जो थी वह दक्षिण भारतीय राज्यों पर विजय प्राप्त करना था। तो दक्षिण भारतीय राज्यों पर विजय के प्रमाण हमें अशोक के अभिलेखों से मिलते हैं, जो चित्रदुर्ग और मेरागुडी और मस्की से मिले हैं। इसी प्रकार उसकी अगली विजय जो थी वह थी सेल्यूकस पर विजय प्राप्त करना। तो 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस, जो कि यूनानी सेनापति था और सिकंदर की मृत्यु के बाद सिकंदर के द्वारा विजित प्रदेशों का नियंत्रक भी वही था, तो उसे 305 ईस्वी में सेल्यूकस ने पराजित किया और उससे विशाल भूभाग प्राप्त किया, और साथ ही साथ उसने यूनानियों को नियंत्रण में रखने के लिए सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से विवाह भी किया था। चंद्रगुप्त मौर्य की जो पत्नियां थी उनमें उसका उल्लेख मिलता है। तो उसकी अन्य पत्नी दुर्धरा थी, जिसका पुत्र बिंदुसार था, और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनकाल, उसका जो अवधि था वो 324 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व तक उसने शासन किया। तो 324 ईस्वी में वह पंजाब आदि क्षेत्रों पर शासन कर रहा था, जबकि मगध पर उसने 321 ईस्वी में अपना आधिपत्य स्थापित किया था। तो उसने 300 ईस्वी पूर्व तक शासन किया, और उसके बाद 300 ईस्वी पूर्व में उसने अपने पुत्र बिंदुसार को अपनी राजगद्दी सौंप दी थी, और वो तपोवन में श्रवणबेलगोला, दक्षिण भारत में मैसूर के निकट जो तप है श्रवणबेलगोला, वहाँ वो चला गया और सल्लेखन विधि के द्वारा अपने शरीर का त्याग उसने 298 ईस्वी में किया था, अर्थात उसकी मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व में हुई थी। आइए अब मौर्य वंश का जो दूसरा प्रमुख सम्राट था बिंदुसार, इसके बारे में थोड़ा सा परिचय देते हैं। तो बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, तो उसने 300 ईस्वी पूर्व से 273 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। अब इसे अपने विरासत में ही अपने पिता से एक विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ था, और इस विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो इस विशाल साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य ने जितने भी आंतरिक विद्रोह हुए थे उन सब पर उसने नियंत्रण पाया था। फिर भी एक विशाल साम्राज्य वो अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपा था। तो बिंदुसार ने भी अपने शासन काल में अपने इस विशाल साम्राज्य में यदा कदा कोई विद्रोह हुए तो उसका उसने दमन किया था, और अपने पुत्रों को विद्रोह करने के लिए वो विद्रोहियों को दबाने के लिए वो भेजा था, और साम्राज्य में शांति स्थापित की थी। तो बिंदुसार के समय मगध साम्राज्य में शांति सुव्यवस्था स्थापित थी, जिसके कारण यह काफ़ी तरक्की करता गया। यहाँ की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती गई, और मिस्र तथा सीरिया जैसे देशों के साथ बिंदुसार ने मैत्री संबंध स्थापित किए थे। इसके भी प्रमाण उल्लेख मिलते हैं। बिंदुसार ने अमित्रघात की उपाधि धारण की थी। इसके बाद जो सबसे प्रमुख सम्राट थे मौर्य वंश के वो अशोक। तो अशोक का शासनकाल 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक था, और क्योंकि अशोक के विषय में बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में हमें पढ़नी है, इसलिए अशोक के विषय में हम अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अशोक के शासनकाल 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक था, और 232 ईस्वी पूर्व में जब सम्राट अशोक की मृत्यु हुई तो उसके पश्चात
उसके जो उत्तराधिकारी हुए वे उतने योग्य नहीं थे, उनमें उतनी क्षमता नहीं थी कि वो मगध जैसे विशाल साम्राज्य को रक्षा अच्छे ढंग से कर सके या उसे संभाल पाए। तो इसलिए उसके बाद के जो उत्तराधिकारी हैं उनमें कोई भी विशेष लंबे अवधि तक शासन नहीं कर सका और अशोक की मृत्यु के मात्र 50 वर्षों में ही मगध साम्राज्य का, मौर्य वंश का पतन हो गया। अशोक के पश्चात कुणाल, संप्रति, दशरथ, देववर्मन तथा बृहद्रथ जैसे शासकों का उल्लेख मिलता है। तो बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य का, मौर्य वंश का अंतिम शासक था, जिसे उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 187 ईस्वी पूर्व में हत्या कर और मगध का सिंहासन पर अधिकार कर लिया था और इसी के साथ मौर्य वंश का मगध में अंत हो गया था। तो इस प्रकार से मगध में मौर्य वंश का शासनकाल 321 ईस्वी से 187 ईस्वी पूर्व तक था। आशा करता हूं कि आज के वीडियो से आपको मगध में मौर्य वंश की स्थापना करने वाले शासक और उसके मुख्य शासकों के विषय में जानकारी मिली है, जो आपको उपयोगी सिद्ध होगी आपके लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और आइकॉन बेल को दबाएं ताकि हमारा अगला वीडियो भी आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद। जोहार।